इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं आज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में दो तीन चीजें पहले ध्यान से समझना कि यहां इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी ये पूरी दीवार, इसकी इक्वेशन निकालना, ये दीवार इसकी इक्वेशन निकालना। अगर ये बुक है मेरी तो ये पूरा प्लेन है, कैसे भी हो स्पेस में प्लेन है, तो इस पूरे प्लेन की, और प्लेन जब होता है जैसे लाइन इनफाइनाइट होती है ना, ऐसे ही प्लेन भी इनफाइनाइट होता है। कैसे? मान लो ये इसकी हम नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो लेंथ ब्रेथ और हाइट करके छोड़ देते हैं क्यूबॉइड में। यस सर। लेकिन अगर लेंथ भी इनफाइनाइट हो, ब्रेथ भी इनफाइनाइट हो, और इसकी जो हाइट यानी मोटाई है वो भी इनफाइनाइट हो, तो मेनली अगर हम बात करें प्लेन की तो इसकी मोटाई को छोड़ दो, क्योंकि प्लेन वास्तव में स्पेस में है इसलिए तो 3D हम कह सकते हैं, लेकिन प्लेन वास्तव में 2D के रूप में होता है। स्पेस में है इसलिए 3D है ना? यस सर। तो अब अगर इस तरह से कोई प्लेन है स्पेस में, तो उस पूरे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इसके लिए आपके पास तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन। इसलिए बड़े ध्यान से समझना कि वो तीन कंडीशन किस किस तरह से हम काम में लेते हैं और किस किस तरह से वो होती हैं, जिससे कि आसानी से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन जान सकें। जो बच्चे बुक देख रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और मुश्किल इसलिए हो सकती है कि बुक तो देखो, मना नहीं है, लेकिन जो मैं दिखाऊं वहां देखना। इसका जो पहला पार्ट है उसे करेंगे थर्ड पार्ट पर। इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो कंडीशंस तीन बुक में दे रखी है, जैसे पहली कंडीशन दे रखी है नॉर्मल फॉर्म, दूसरी दे रखी है इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, और तीसरी दे रखी है पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जो पहली कंडीशन है, अगर आपने इसे पहले पढ़ा तो चांस ज्यादा है कंफ्यूज होने के, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द, अब इसे समझना, परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। यानी अगर मेरे पास प्लेन की इक्वेशन पता करनी है तो हमें इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम है। यस सर। ध्यान आया? हमें इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो तो है ये, तो पता क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर, या उल्टा कह दो कि जो डायरेक्शन है, फिर से देख लो, जो हमें डायरेक्शन दे रखी है ना, उसके परपेंडिकुलर है वो प्लेन। तो हमें एक्चुअली में जिस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है वो गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और एक पॉइंट उस पर दे रखा है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि यही चीज सबसे पहले समझनी है 3D में, जो समझनी है प्लेन में। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो लाइन भी थी, एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दे रखी है उसके परपेंडिकुलर है। हमें प्लेन की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, यस सर। हमें कोई डायरेक्शन दे रखी है, प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, हमें जो प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है तो हमें उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मालूम है। जिस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है उसका नॉर्मल वेक्टर मालूम, अब शब्द बदला है मैंने, यस सर, उसका नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर अगर हमें पता हो और
हमें उसका एक गिवन पॉइंट पता हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे पता करें। इतना सा एक सबसे सिंपल समझें, बुक को तो बाद में समझेंगे। एक बात बताओ, मान लो, ध्यान करना अभी बुक से अलग, पहले यहां बैठाना इसको, तब बुक में से चढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने मना किया था भी बुक मत देखना। कि ए पॉइंट तो प्लेन पर है, यस सर। नेचुरली आपको पता है कि हम एक आर पी पॉइंट भी लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर मैं ए वेक्टर मान लेता हूं और ये आर मान लेता हूं, तो ए पी क्या हो जाएगा? ए आर वेक्टर आर माइनस, यही होगा ना? यस सर। लाइन में भी तो ऐसे ही था ना, लाइन वाले तो था। यस सर। ये तो प्लेन के ऊपर है ना, ऑन द प्लेन है ना? यस सर। पक्का? ये वेक्टर ऑन द प्लेन है। अब हमें क्या दे रखा है? इस प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, yes, sir. यानी ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल शब्द को भी भूल जाओ, पर एक वेक्टर दे रखा है जिसके और इस प्लेन के इस डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। Yes, sir. यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। Yes, sir. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? ये नॉर्मल वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इक्वेशन आपने यही तो पढ़ा है। If two vectors are perpendicular, then their dot product should be 0। यही पढ़ा है ना? यस सर। कितना आसान। इसी में अगर आपको 3 पॉइंट दे दें, अभी ध्यान करना, बुक पर नहीं जा रहा हूं मैं, बुक पर भी आऊंगा, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। यस सर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने लाइन में किया था जब 2 पॉइंट दे रखे थे, एक को इनिशियल मान लें, यस सर। मान लो ये पी क्यू आ, एक को इनिशियल मान, है ना? ध्यान करना, ये 3 गिवन पॉइंट हैं। तो एक काम करता हूं, एबीसी लिखता हूं, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दो। एबीसी, और आपको एक पॉइंट तो और लेना ही पड़ेगा, पी। यस सर। अननोन जो जनरलाइज होता है, पॉइंट। यस सर। जैसा हमने हर जगह लेते हैं, जो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, ऐसा पी पॉइंट ले लिया हमने। ये चारों पॉइंट कहां हैं? प्लेन। गिवन पॉइंट में ये 3 हैं। यस सर। मैंने इस ए पॉइंट को, मान लो, किसी को भी ले सकते हो, इनिशियल मान, यहां से ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? यस सर। इसी इनिशियल से एसी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? यस सर। और इसी इनिशियल से एपी भी निकाल सकता हूं। यस सर। एपी क्या होगा? आर माइनस ए। एबी क्या होगा? आर बी माइनस ए। यस सर। एसी क्या होगा? सी माइनस ए। यहां तक किसी बच्चे को नहीं पता हो तो बताओ, सिंपल है। लेकिन प्लेन की इक्वेशन तो क्या है? ध्यान करो, ये वाला फॉर्मूला या ये वाली कंडीशन कि एक वेक्टर जो प्लेन के ऊपर है और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यही तो था। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। यहां तो परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। यस सर। लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स पर ध्यान दो तो आप देखो, गिवन पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो दे ही रखा है। एसी, एबी और एसी तो पता है ना? यस सर। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। यस सर। और ईच वेक्टर के परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ? हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, जो लाइन में ध्यान रखना था, किसी एक पॉइंट को इनिशियल मान लेना है। यस सर। यहां तो कोई प्रॉब्लम? डन। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ना, यानी परपेंडिकुलर आ गया। यस सर। जो ये n वेक्टर था, ये n वेक्टर ये हुआ कि नहीं हुआ? यस किसी सर। को डाउट हो तो पूछ लो अभी। नो सर। अगर नहीं हुआ तो ये किसके डॉट प्रोडक्ट होगा? आर माइनस ए के 0। ये हो गया आपकी दूसरी, है ना सर? यस सर। ये हो गई आपकी दूसरी दूसरी। लेकिन वेक्टर इक्वेशन है, ध्यान करना, कार्टेशियन नहीं। यस सर। कार्टेशियन नहीं, दोनों की वेक्टर इक्वेशन ध्यान में आ गई। यस सर। पक्का? यस सर। अगर हम इसको जनरल वे में लिखें
तो कुछ और होगा। फिलहाल ये समझने के लिए कि किसी भी प्लेन पर कोई एक पॉइंट दे रखा हो तो हम r माइनस ए निकाल सकते हैं आसानी से। यस सर। उसका नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो, और अगर नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा हो तो वहां पर डेफिनेटली पॉइंट होंगे 3, जिससे कि हम, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट पॉइंट ना देकर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि 2 वेक्टर दे रखे हो, तो आप क्या करोगे, दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, और क्रॉस प्रोडक्ट करते ही ये n वेक्टर मालूम हो जाएगा। यस सर। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को लगता है कि जी ये डाउट है तो कुछ तमाम कुछ भी जैसा आपको लगता हो कि हाँ जी हमें ये चीज समझ में नहीं आई या यहां मुझे कुछ दिक्कत है, क्योंकि यही बुक में है, अब आप खोल के देख सकते हो। केवल यही चीज है, इतनी ही सिंपल चीज है जिसको कहते हैं 3D पता नहीं ऐसा बना देते हैं, जैसे अगर 12th में सबसे ज्यादा टॉप कठिन कोई है तो वो 3D। अच्छा, एक छोटा सा कार्टेशियन का और देते हैं जो आप पढ़ चुके हो, सब जानते हो, मैं जरा सा इशारा कर देता हूं केवल। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मुझे इसका कार्टेशियन करना है तो कार्टेशियन के लिए क्या करोगे, r का मतलब xi के, यस सर। फिर प्लस yj के, यस सर। प्लस z के, यस सर। माइनस a को मान लेते हैं x1 y1 z1, यस सर। डायरेक्शन रेशो, Yes, sir. इसके डायरेक्शन रेशो x y z, इसके डायरेक्शन रेशो x1 y1 z1, और चूंकि n थोड़ा सा अलग टाइप का वेक्टर है, इसको हम abc और वो भी कैपिटल में ले लेते हैं जिससे दिक्कत है। यस सर। या आप चाहें तो n1 n2 n3 भी लिख सकते हो, है ना, बाकी नहीं तो abc लिखो, सबसे आसान, ठीक है। यस सर। अब जरा सोच के बताना, r माइनस है तो हमेशा i कैप में से i कैप माइनस होगा। यस सर। तो पहला आ जाएगा x माइनस x1 i कैप, ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये किससे डॉट होगा? यस सर। a से। इसका है, ध्यान करना, मैं लिख नहीं रहा हूं जानबूझ करके, मैं चाहता हूं ये आप करें। n1 i कैप। r माइनस x1 i कैप हो गया। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट हो रहा है a i कैप से। यस सर। किससे हो रहा है? a i कैप। i कैप 1। यस सर। into a, ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्लस अगला क्या होगा? y माइनस y1 b प्लस c z माइनस z1। यस सर। c। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। डन। यस सर। एक स्टेप और आगे आ जाते हैं तो सारा काम हल हो जाएगा, और वो इसको प्रॉपर वे में लिखना। अभी तो एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, यस सर। प्रॉपर वे में लिखने के लिए यानी जनरलाइजेशन, इसको हम प्रॉपर वे नहीं, हम कहेंगे जनरल फॉर्म। तो अब आप बताओ, x की टर्म, एक x की टर्म होगी, x की, x1 तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। यस सर। x1 तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. y1 कांस्टेंट है, z Constant कांस्टेंट है, है। तो वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है? x y z। ax यस सर। ax प्लस by by प्लस c z। प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ d की वैल्यू का मतलब हो गया जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबको मिला के हमने d कर दिया, तो 3D की जनरल इक्वेशन हो गई ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू प्लस d भी मान दो। नाराज क्यों? आप इक्वल टू d भी लिख सकते हो और प्लस d भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ d डिस्टेंस है क्या? नो सर। ध्यान करना, मैंने इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहला छोड़वाया था, अभी आगे आएंगे और फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ये d डिस्टेंस है क्या? नो सर। क्या है d? केवल कांस्टेंट है, d डिस्टेंस नहीं है। दिमाग में बैठा नहीं पक्का? यस सर। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास, इसको मुझे सॉल्व करना हो तो दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि सर इसे तो करते करते 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे। पर आप जरा थोड़ा सा सोच के देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम निकालते हैं, थोड़ा सा सोचो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट निकालते समय हर्षित बता सकते हो क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालते समय कैसे निकालते हैं?
किसको रो रखते हैं, और मैं क्लियर करता हूं चलो क्वेश्चन को। हम रो किसे, फर्स्ट रो किसे मानते हैं, सेकंड रो किसे मानते हैं, या थर्ड रो किसे मानते हैं, किस किस को पता है, उन्हीं से पूछ लूं, बाकियों से क्यों बेकार नाम लेकर के परेशान करूं। अब ये देखो बेटा, अगर इतने से हाथ खड़े हैं तो फिर मैं क्या समझूं, क्योंकि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आएगा, फिर कहोगे जी 3D समझ में नहीं आई। 3D कैसे आएगी फिर, क्रॉस प्रोडक्ट की तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं। बता बेटा निकेश। सर ऊपर में पहले लाइन पे तो आई जे के, ध्यान करना, पहले में होता है आई कैप जे कैप, ठीक है, पहले। सेकंड में आता है जो पहला वाला वेक्टर है, ध्यान करना, पहला वेक्टर, क्योंकि ऑर्डर ध्यान में रखना है, उसके डायरेक्शन रेशियो। जो थर्ड रो है उसमें जो दूसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो, यानी कांस्टेंट टर्म रहती है। लेकिन दूसरे में पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो यानी b माइनस ए के डायरेक्शन रेशियो, और तीसरे में c माइनस ए के, c माइनस ए के, ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी मुझे समझाते समय। दूसरे में b माइनस ए, तीसरे में c माइनस ए, और पहले में आई जे के का, पक्का। इधर आ जाओ, किससे डॉट हो रहा है ये, r माइनस ये तो r माइनस ए था, Yes, यानी sir. x माइनस x1 से, Yes, और sir. x माइनस x1 के साथ भी i कैप है, यस सर, आई कैप ही तो है। Yes, sir. जब ये आई कैप इससे डॉट होगा तो आई कैप की जगह हो जाएगा x माइनस x1, यस सर, जे कैप की जगह हो जाएगा y माइनस y1, और जेड के कैप की जगह हो जाएगा। Welcome to Bixby. You can talk to me anytime by saying hi, यहाँ से Bixby. दोनों जब डॉट प्रोडक्ट यहाँ भी जब एक्सपेंड करते हैं ना, Yes, sir. तो पहले आई कैप ब्रैकेट में कांस्टेंट, माइनस जे कैप ब्रैकेट में कांस्टेंट, कांस्टेंट, यस सर, प्लस के कैप ब्रैकेट में कांस्टेंट। यस सर, तो आई कैप से इनटू होगा, तो ऊपर चूंकि 1 1 1 कोफिशिएंट है, यस सर, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब नीचे जो इनटू होंगे वो कैसे होंगे, आपका सेकंड रो में क्या था, b माइनस ए, b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। यस सर, और तीसरे में क्या था, c माइनस ए, ध्यान करना a तीनों में है, यस सर, तीसरा क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। आराम से सॉल्व कर सकते हो कोई, यानी आपको अगर 3 पॉइंट दे रखे हो तो x माइनस x1 ऐसे करके इसमें डाल करके आसानी से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर, किसी को लगता हो कि हाँ जी ये तो मतलब बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको कोई दुख देगा। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर, ये भी क्लियर, यस सर, और इसके बाद ये क्लियर, यस सर, हाँ? किसी को लगता हो कि जी ये क्लियर नहीं है या ऐसा कुछ चीज जो समझ में नहीं आई हो, आप लोग पूछ सकते हो, जल्दी बोलो। क्लियर है ना? यस सर, आगे चलें थोड़ा सा, इसे भी मिटा देता हूं। और अब आते हैं पहले वाले फॉर्म पर, और पहले वाला फॉर्म अब समझ में आ जाएगा, मैं उसको लिखे रहने देता हूं। और ये है नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। हाँ, ये पहला वाला फॉर्म है जिसको हम कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझना कि इसमें क्या दे रखा है, और आपको मैं फिर से ध्यान दिला दूं, ये d डिस्टेंस ही है ना? यस, नो सर, कांस्टेंट, जिसने यस सर कहा है वो अपना दोबारा से देख लें, कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन क्या दे रखा होना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। हमें उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ध्यान करना, क्या पता होनी चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस। ऐसा मान लो ये कोई प्लेन है भाई, एक्सिस पर तो प्लेन नहीं है, थोड़ा सा तो स्पेस में है, तो तीनों डायरेक्शन काम आएंगी। यस सर, ओरिजिन से ये डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान करना, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान करो 11th में आपने जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले स्टेटमेंट पढ़ी थी, वहां हमने डिस्टेंस का सिंबल क्या लिया था? किसी को नहीं पता? नहीं लिया था जी, नहीं लिया था। हमने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ते समय एक फॉर्म थी जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसमें हमने उसकी डिस्टेंस का सिंबल क्या लेट किया था? नहीं जी, खैर कोरोना खा गया, वैसे पी लिया था, स्मॉल पी। क्या लिया था? पी। और इसीलिए उसकी इक्वेशन होती थी x cos अल्फा प्लस y sin ओमेगा, x sin ओमेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा प्लस पी इक्वल टू p होता था, स्मॉल p। चलो छोड़ो, वो तो कोरोना के कारण से। और ऐसे 11 थोड़ी है सर, तो ऐसे तो यहां लेकिन हम जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे d, स्मॉल d। ठीक हो गया? Yes, sir. अब एक छोटी सी चीज, मैं इसको बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना सा समझ लो कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यस सर, ये O है, OP वेक्टर यानी R, यस सर, और चूंकि OD को भी OP को वेक्टर बनाना है, OP को वेक्टर बनाना होगा, तो आप ध्यान करो, हमें n कैप डिस्टेंस दे रखी है। आप ध्यान करो, आपने xi कैप को i कैप के साथ देखा है, j कैप देखा है, k कैप देखा है, तो जब तक इस डिस्टेंस के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा तब तक वो वेक्टर, इसलिए इसमें जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे n कैप। क्या यूज करेंगे? एन कैप। तो जो d है, d तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यस सर, डिस्टेंस है, ध्यान करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो dn कैप क्या हो जाता है? ये dn कैप। dn कैप, तब जा करके ये वेक्टर बनता है फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट द गिवन पॉइंट या पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता। अब एक अननोन पॉइंट, अच्छा यहां तो मान लिया ए है, लेकिन ध्यान करना ए गिवन नहीं है, मैंने ए जो लिख दिया इसको कुछ। अब मान लो एक पॉइंट बी है, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां जब हम इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इसकी जो मेन डिस्टेंस आती है वेक्टर की, वो क्या? आर ओ ए क्या हो जाएगा? स्मॉल डी एन कैप। यस सर, गड़बड़ नहीं करो, स्मॉल डी आपके में पूरा दे नहीं रखा है, खैर इन्होंने, वरना तो ये हो जाता है ना, इन्होंने तो छोटा सा करके और इसको छोड़ दिया है ना, है बेटा? स्मॉल डी एन कैप ही दिया इन्होंने नहीं, मैं जो वहां नहीं किया। तो अब आप देखो यहां ये हो गया, अगर आप देखोगे तो डी एन कैप, और ये रहा आर, तो ए पी आर माइनस डी एन कैप। पक्का? यस सर, आर माइनस डी एन कैप। और ये होगा डी एन कैप, यस सर, आर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप। यस सर, फिर से समझ लो, आर यस सर, माइनस डी एन कैप यस सर, डॉट, डी एन कैप है ना, इक्वल टू जीरो। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का करें? आर माइनस डॉट
क्या हुआ? बोलो। अब क्या करना चाहिए? यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, जो हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, है ना? यस सर। तब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है? एक छोटी सी चीज समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना कि अगर ये b जीरो नहीं है तो डॉट हो रहा है ना, इनटू हो रही है ना, यस सर। स्केलर क्वांटिटी है। यस डॉट होने के बाद ये जीरो के इक्वल होकर खत्म हो जाएगी। नो सर। क्यों? सर ऐसा नहीं सकता एंगल 90 हो। नहीं, डी डिस्टेंस, मैं एन कैप की बात नहीं कर रहा हूं। एंगल तो 90 है ही, एंगल तो परपेंडिकुलर है ही। हमने किस किस को लिया है? AP डॉट OA। यस सर। एंगल तो 90 है और ये डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो फिर D कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। ऐसे समझो, मान लो मेरे पास होता x कुछ भी होता 2 + 3 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 5 कोई भी यहां भी वेक्टर है ना, i कैप j कैप k कैप इक्वल टू 0। तो 5 तो इसका कांस्टेंट ही तो है डॉट में, डॉट है, ध्यान करना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं। यस सर। तो 5 तो कांस्टेंट है। यस सर। और जब 5 कांस्टेंट है तो चाहे इसको इनटू करके 5 को बाद में कॉमन लेके 0 कर दो, हाँ सर। या पहले हटा दो, यस सर। क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। डी पर वेक्टर नहीं है, ध्यान करना, वेक्टर किस पर है? एन पर। तो डी तो कांस्टेंट है। यस सर। तो यही इक्वल हो जाएगा आर के साथ एन कैप इनटू होगा, ओ डी एन कैप इनटू तो पूरा ही होगा। यस सर। सर डी को तो अभी आपने 0 कर दिया। हाँ, तो फिर क्या होगा? एन कैप। आर एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन। एन कैप और एन कैप वन। यस सर। मैं वो इसलिए इनटू कर रहा था कि अगर हम आर डी एन कैप लिखते हैं फिर माइनस डी स्क्वायर करते हैं तो डी कॉमन लेकर के भी 0 हट सकता है। यस सर। ठीक है ना? तो आर एन कैप माइनस डी। डी यस सर। इक्वल टू 0। पक्का? एन कैप यानी नॉर्मल यूनिट नहीं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और डी डिस्टेंस। डिस्टेंस मत कहना, गलत हो जाएगा। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन। तो फाइनली ये आ गया आर एन कैप इक्वल टू। फिर से समझ लो, यहां जो समझने की दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, एन कैप कंपलसरी है। अगर गलती से आपके पास एन वेक्टर आ जाए, आर डॉट एन वेक्टर, क्या ये इक्वल टू डी होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ध्यान कर लेना, यहां कंपलसरी क्या है कि ये एन कैप ही चाहिए। क्या चाहिए? एन कैप, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो आपका पहला काम कि उस नॉर्मल वेक्टर को यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करना, पहली चीज। दूसरा, मान लो आपके पास दे रखा हो आर डॉट एन कैप, तो दे रखा है, लेकिन इक्वल टू में दे दिया माइनस डी। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो, नेगेटिव। यहां मॉडुलस नहीं है, ध्यान कर लेना, मॉडुलस नहीं है। अगर ऐसा हुआ तब क्या करोगे? बता सकता है कोई बच्चा? ऐसा हो गया भाई, यहां हुआ तो आपने एन को एन वेक्टर में कन्वर्ट, एन कैप में कन्वर्ट कर लिया, यूनिट वेक्टर निकालना आता है। ये हुआ तब क्या कर लोगे? तुम्हारे हाथ में है कुछ? या ऐसा मान लो आर एन के प्लस डी हो गया, प्लस है डी। अब बता दो, चलो सर डायरेक्शन। बात तो एक ही है। तब क्या करो? बहुत आसान,
हाँ, तो बहुत आसान, आपको माइनस से यानी इक्वल टू के बाद ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। इसके लिए अगर यहां माइनस है तो आप इस माइनस से डिवाइड करोगे और जो यहां कोफिशिएंट आ रहे हैं, जो भी यहां कोफिशिएंट आ रहे हैं, उसमें माइनस लगा दो। फिर यूनिट वेक्टर निकालो। ओके सर। ध्यान में आ गया क्या? यस सर। फिर से समझ लो, अगर इक्वल टू के बाद यानी ओरिजिन से डिस्टेंस माइनस में है तो पहले उसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस से डिवाइड करोगे, तब यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो वेक्टर के फॉर्म में यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ जाएगी। यस सर। आखिरी बात इस चीज की कि जो हमने ये पढ़ा है इसका कार्टेशियन फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है और वो इसलिए कि सब बच्चे नोट कर लें कि एन कैप का मतलब क्या होता है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो तो आपने डेफिनेशन बल बोल ही रहे हैं। परपेंडिकुलर इसको कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो लिख लो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम ए कैप, ये लिख लो। ये है और अगली लास्ट इंपॉर्टेंट चीज एन वेक्टर, और ये केवल प्लेन में ही नहीं है, प्लेन में ही नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन में जहां भी आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो लिखोगे उसका अगर कार्टेशियन फॉर्म लेकर के जाओगे, किसका? यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर का, वहां उसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन होंगे। दोनों चीजों पर कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से बोल रहा हूं, एल एम एन इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर के तो डायरेक्शन रेशो यस सर। ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन उस परपेंडिकुलर वेक्टर के अगर आप देखोगे जो प्रॉपर प्लेन है उस पर वो उसके एल एम एन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर में ही डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के यानी उस प्लेन के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। यस सर। इसमें आप x1, y1, z1, a, b, c नहीं ले सकते। हमने यहां पर n वेक्टर मैंने इसीलिए नहीं मिटाया था, इसके जो हमने डायरेक्शन रेशो लिए थे डायरेक्शन रेशो वो हमने लिए थे a, b, c। लेकिन अगर हमने इसको n कैप निकाल लिया तब डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे LMN, मींस डायरेक्शन कोसाइन। मेरी बात कुछ क्लियर हुई? यस सर। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगा, कहां की इक्वेशन ये है ना? यस सर। जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगा वो बनेगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। यहां देखो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इन दोनों से होते हैं। D यहां भी है, यस सर। D यहां भी है। मैं इस इक्वेशन को यहां लिखूं तो LX प्लस MY प्लस ये X कैपिटल ही मान लेना, छोटा नहीं है ये, इक्वल टू D। लेकिन ध्यान करना, अगर डायरेक्शन कोसाइन के साथ लिख रहा है तब इक्वल टू के बाद वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर। यस सर। ध्यान आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यस सर। है ना? इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन हैं, कई एग्जाम्पल हैं। आप लोग ठीक से उन्हें देखें, एग्जाम्पल देखें। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल ध्यान से देखना शुरू करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पर डिस्कस करेंगे हम कल, कर लेंगे।